नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है संघ प्रमुख का बयान, कंट्रोल पर घमासान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पूरे कर चुका है और जैसा संघ के बारे में अगर आपकी जानकारी थोड़ी बहुत है तो ये एक नॉन रजिस्टर्ड संगठन है और अपंजीकृत यानी नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होने के पीछे कोई लंबा चौड़ा गणित नहीं है। इसके बारे में जो संघ के संस्थापना से जुड़े हुए सदस्य हैं उनका विचार ये था कि जब हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर लेंगे तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी और अगर संस्था रजिस्टर्ड हो, उसके पदाधिकारी हों, नियमित चुनाव होते रहें तो ये महत्वाकांक्षाओं के विस्तार की एक व्यवस्था होती है। इससे सहमति भी हो सकती है आपकी या अन्य विचारजन्य राजनीतिक और अराजनीतिक संगठनों की, लेकिन ये इसकी संस्थापना के समय जो प्रमुख व्यक्तित्व थे ये उनकी सोच थी। दूसरा, उनका ये भी कहना था कि हमें आत्म प्रचार में नहीं लगना है। उसकी वजह से संघ एक लंबे समय तक अपने विचार के संप्रेषण कम्युनिकेशन को लेकर काम तो करता रहा, लेकिन आज भी ये बात सही है कि एक विचारक का मैं आज ही सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट देख रहा था कि खुद ये बात उन्होंने भागवत जी के उस बयान से उठाई कि बीजेपी को आप समझते हैं तो संघ को समझ लेंगे, ऐसा नहीं है, या आप विश्व हिंदू परिषद को जानते हैं तो वैसा ही संघ है, ऐसा नहीं है। तो सवाल ये भी है कि संघ के जितने भी प्रकल्प हैं और संघ का जो वास्तविक रूप स्वरूप है, क्या उसको आम जनमानस भी समझता है और क्या समझने की आवश्यकता है? आवश्यकता बिल्कुल है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी छवि निर्माण की कोशिशें होती हैं जो वास्तविक हैं या नहीं उनको लेकर खूब बहस हो सकती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि संघ की छवि एक ऐसे संगठन की बना दी गई है जो बीजेपी के लिए बिल्कुल उसकी आत्मा और प्राण का काम करता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, एक दिन पहले प्रबुद्धजनों से संवाद के दौरान उनका ये कथन बहुत चर्चा में रहा कि आप बीजेपी को समझते हैं तो संघ को समझ गए हैं, ऐसा नहीं है, आपको संघ को समझना है। तो जैसे शक्कर मुंह में जाती है तभी, नहीं तो आपको बताएं कि एक सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है, क्रिस्टल जैसा होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, तब भी आप उसके रूप स्वरूप स्वाद और गंध को अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो आपको संघ तक पहुंचना होगा और अब संघ की ये एक सराहनीय कोशिश है कि संघ भी लोगों तक अपने विचार, अपनी स्थापना के उद्देश्य और इसकी बागडोर खुद संघ प्रमुख संभाल रहे हैं और पूरे देश में वो संवाद कर रहे हैं और उन विषयों पर भी वो बोल रहे हैं जो देश के सामने इस समय प्रखरता से, प्रमुखता से खड़े हुए हैं। आज इसी पर हमारी डिबेट है, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने बीजेपी और संघ के रिश्तों को लेकर बड़ा और साफ बयान दिया है। भोपाल में संघ प्रमुख ने दो टूक लहजे में कहा कि बीजेपी या विश्व हिंदू परिषद के नजरिए से आरएसएस को देखना गलत है। उन्होंने कहा कि संघ किसी पार्टी को कंट्रोल नहीं करता। डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि संघ का मकसद सत्ता, टिकट या चुनाव नहीं बल्कि समाज की गुणवत्ता और चरित्र निर्माण है। भागवत के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी और भागवत से पूछना चाहिए कि कौन किसका रिमोट कंट्रोल है। पूछना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को और मोहन भागवत जी को कि कौन किसका रिमोट कंट्रोल। पूछना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को और मोहन भागवत जी को कि कौन किसका रिमोट कंट्रोल। दिग्विजय के तंज पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह को अब उनकी अपनी पार्टी भी गंभीरता से नहीं लेती। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने पिछले दिनों संघ की जिस तरह से सार्वजनिक तारीफ की थी
उसके बाद अब वो नंबर बढ़ाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। दिग्विजय जानते हैं कि कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार के कंट्रोल में चलती है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसके अपवाद नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जिस प्रकार से उन्होंने प्रशंसा की थी, सार्वजनिक तारीफ की थी, मुझे लगता है उसका प्रायश्चित करने को लेकर के इस बात को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे दल में क्या हो रहा है। नेहरू और गांधी परिवार ने हमेशा अपने वरिष्ठ और जिम्मेदाराना लोगों को रिमोट के आधार पर कंट्रोल किया है। संघ प्रमुख के बयान ने बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों पर नई बहस छेड़ दी है। संघ का दावा है कि वो किसी को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन विपक्ष का सवाल ये है कि अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर ये बहस बार बार क्यों होती है। बात कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल तो कंट्रोल पर सियासी घमासान जारी है। हमारे सवाल देख लीजिए। क्या संघ प्रमुख का बयान आरएसएस की भूमिका पर एक कहीं ना कहीं विराम लगाने जैसा बयान है, जो कथित राजनीतिक भूमिका की बात होती है? अगर संघ बीजेपी को कंट्रोल नहीं करता तो बार बार आरोप क्यों लगते हैं? दिग्विजय सिंह का रिमोट कंट्रोल वाला तंज सवाल है या सियासी स्टंट? क्योंकि रिसेंटली संघ और बीजेपी की संगठन शक्ति को लेकर दिया गया उनका बयान काफ़ी चर्चा में रहा था। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात करिए। दीपक शर्मा जी हैं हमारे साथ, संघ के मूल्य विषयों के एक जानकार प्रबुद्ध व्यक्तित्व के तौर पर वो हमारे बीच में हैं, उनका बहुत स्वागत है। जितेंद्र मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। और बीजेपी के सीनियर लीडर और वरिष्ठ विधायक आशीष शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। दीपक जी, आज हम आप ही से शुरुआत करते हैं। और एक दिन पहले हुआ जो कार्यक्रम है उसको निकट से भी, मैं भी उस कार्यक्रम में उपस्थित था और मैंने भी ये बयान उनका सुना और हम सब ने बड़ी रुचि से और उसके अर्थ पर भी चर्चा की। कैसे आप इसे देखते हैं कि ये बहस बढ़ती चली जाती है? रिमोट कंट्रोल कौन, बीजेपी को गवर्न करता है संघ, और ये कहकर क्या मोहन भागवत जी ने एक बहुत साफ संदेश दिया है कि आपको देखना है, आप संघ के पास आइए ना। संघ ने आपको बुलाया था इसलिए। जी जी। और आप जैसे जितने भी प्रबुद्ध लोग थे, जितने भी प्रमुख लोग थे भोपाल के, वो लगभग वहाँ पर उपस्थित थे। और वो ये केवल भोपाल में ही ऐसा नहीं किया है, संघ का ये शताब्दी वर्ष चलता है। जितना मैं जानता हूँ और मैंने जितना उनके बारे में सब देखा है, उसमें मुझे लगता है कि संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में अपने 100 वर्ष की यात्रा समाज के सामने रखना, ये एक तय किया। उसके अंतर्गत दिल्ली, बम्बई, बैंगलोर और कलकत्ता में उन्होंने वहां जाके लोगों के सामने सारा विषय रखा कि संघ की यात्रा क्या रही। और जहां तक ये जो प्रश्न का विषय आता है, जो आपने अभी दिग्विजय सिंह जी से जोड़ के उसको कहा, कंट्रोल ये वगैरह करना उनका बहुत, ये उन्होंने दिल्ली में भी कहा था, कलकत्ता में भी कहा था कि आप राजनीतिक दल के नजरिए से, उनके चश्मे से संघ को मत देखिए, संघ को देखना है तो संघ में आइए। उसका स्पष्ट कारण है कि ये जो मतलब माफ कीजिएगा, मतलब दिग्विजय सिंह जी को भी आमंत्रण है कि एक बार आइए। हाँ, वो तो उनको दूर से भी कुछ अच्छा लिखा था ना। वो जो उन्होंने फोटो लगाया था वो उनकी अंतर से, आत्मा से। तो ये जो, और अकेले दिग्विजय सिंह नहीं, संघ की ये जो सारी चीजें हैं, उसका अनुशासन है, उसका राष्ट्र के प्रति जो प्रगटीकरण है, जो भाव है, वो कभी किसी से छुपता नहीं। तो संघ का मूल तत्व जो है वो एक ही कंडीशन है, कंट्री फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, भारत सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि। इसको जो जो मानता है वो सब संघ का है। और उन्होंने तो कल आपने उसको देखा ही है कि उन्होंने पूरा डिफाइन किया किस प्रकार के हिंदुत्व की बात वो करते हैं, किस प्रकार का हिंदू है। पर मुझे क्या लगता है कि ये राजनीतिक दृष्टि से जब देखते हैं तो उनको अपने राजनीतिक, इनके उत्तर तो मुझे लगता है राजनीतिक प्रवक्ता देना उपयुक्त समझेंगे कि वो उसका वहां पर उनसे राजनीतिक लड़ाई नहीं जीत पा रहे हैं, इसलिए वो संघ को इसमें साथ में जोड़ते हैं। संघ के 43 ऑर्गेनाइजेशन है, कौन किसको कंट्रोल करता है, सब निकल गए, सब अपने अपने स्वतंत्र। हाँ, ये अवश्य मुझे लगता है कि यदि किसी को कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो वो मार्गदर्शन के लिए पूछ सकता है। आते हैं, बात करते हैं। भाई 1962 में युद्ध के समय आवश्यकता थी तो स्वयंसेवकों ने जाके देश के उसमें काम किया है। कश्मीर में जब 48-47 में जब हमारा डिवीजन हो रहा था, उस समय जो आवश्यकता थी तो स्वयंसेवकों ने काम किया। तो राष्ट्र
पहला है सरकारें किसकी हों, सरकारें आएंगी जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली दिग्विजय सिंह जी जैसे अन्य जो लोग हैं वो जिस कल्चर से बड़े हैं वहाँ पर ये कंट्रोल का सिस्टम चलता है। हमने कुछ दिन पहले देखा ना, वो खड़गे जी ने भी कहा, जो वो बेंगलोर की कुछ घटना हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम हाईकमान से पूछेंगे। तो ये जो हाईकमान कल्चर है, ये कंट्रोलिंग कल्चर है, ये कहीं और से आ रहा है। सो दैट इज दी वो ऐसी प्रक्रिया से गुजरे हैं। बिटवीन द लाइन्स ये भी था कि संघ एक निश्चित तौर पर एक जैसा वो बार बार दावा करता है कि वो एक ऐसा संगठन है जो न किसी के नियंत्रण में है न किसी के प्रभुत्व में है। वो स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय राष्ट्रहित को दृष्टिगत रखते हुए लेता है और आगे बढ़ता है। हाँ, संघ का एक ही ध्येय है, एक ही उद्देश्य है, एक बड़ा नैरेटिव उसके पास है। ये बहुत बड़ी एक स्पष्टीकरण है जिस पर बात बराबर आगे भी होगी। जी जितेंद्र जी। शरद जी, निश्चित तौर पर कोई भी संगठन अपना 100वां वर्ष मनाता है, उसको अधिकार है और अपनी बात कहने का भी अधिकार है। लेकिन अभी कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि जेपी नड्डा कहते हैं कि हम संघ पर निर्भर नहीं है, आरएसएस से हमारा कोई ज्यादा जुड़ाव नहीं है। मोहन भागवत जी का जो बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से संघ को समझने का प्रयास ना करें, तो ये समझ में आ नहीं रहा है कि ये क्यों बयान हो रहा है। अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई थी। अटल जी से लेकर अडवाणी तक जी ने सबने कहा कि संघ हमारी आत्मा है। अब ये क्यों बहस शुरू हो गई? तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं शरद जी, या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को संघ ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है, और या फिर संघ भारतीय जनता पार्टी संघ की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से जेपी नड्डा के बयान से शुरू हुआ मामला आज मोहन भागवत जी ने स्पष्ट किया। अब ये बताइए आप कि आपके संबंध हैं तो स्वीकार करने में आपको झिझक क्यों हो रही है? स्वीकार कीजिए ना कि हम संघ के लोग भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को चलाते हैं। आप ये देखिए, वो जब इसकी जनसंघ की स्थापना हुई तो जनसंघ की स्थापना तो आपने की थी ना, कोई राजनीतिक नहीं, थोड़ा जितेंद्र जी, ये तो आपके उस समय की सरकार के मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस की सरकार के मंत्री थे, वे गए। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूं कि जनसंघ की स्थापना जो आपने की थी वो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक दल बनाया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, इसको तो नहीं नकार सकते आप। इसके बाद आप ये देखिए कि आपके संघ प्रचारक चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, दीनदयाल उपाध्याय हो या सुंदर सिंह भंडारी हो, आपने भारतीय जनता पार्टी को दिए थे कि नहीं दिए थे? इस बात को अगर स्वीकार करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ अलग अलग है। आज एक नहीं, एफिडेविट रखे सदन में जो चलिए इस पर भी एक दिलचस्प सवाल मेरे मन में, जिसका उत्तर मुझे लगता है कि मिलना चाहिए दीपक जी से। अगर कांग्रेस आपसे मांगे, काल्पनिक सवाल है कि हमें भी आप अपने प्रचारक जो हैं दीजिए, और राष्ट्र निर्माण जैसे किसी विषय को मांगे, तो क्या संघ तैयार होगा? एक ही चीज कहना पड़ेगी, हाँ, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि, और कुछ जाने को लोग बाग इच्छुक हैं, काम करने को तैयार हैं। अन्य राजनीतिक दलों में भी जा सकता है, लेकिन नेशन फर्स्ट। मुझे मेरी जानकारी भी ऐसी कि बहुत सारे स्वयंसेवक, स्वयंसेवक संघ में भी हैं, संघ के स्वयंसेवक अन्य दलों में भी हैं। भाई संघ से निकला हुआ व्यक्ति कोई आवश्यक नहीं कि वो राजनीतिक दलों में बड़ी बात कर रहे हैं, जो भी विद्या के क्षेत्र में जा रहा है, स्पोर्ट्स में जा रहा है, निश्चित तौर पर हो सकता है। लेकिन मुझे ये बताइए, 1974 में आरएसएस के जो मुखपत्र निकलता है ऑर्गेनाइजर, उसमें अटल जी का पूरा इंटरव्यू छपा जिसमें उन्होंने कहा संघ हमारी आत्मा है। अब कितने चीजों को नकारोगे आप? और सुनिए, आप दस्तावेज दे रहे हैं, हर सांसद चुनाव आयोग में दस्तावेज देता है, एफिडेविट देता है, उसमें वो स्वयं से लिख रहा है। आप कहां तक नकारेंगे चीजों को? आप ये देखिए, अगर एफिडेविट गलत हो जाता है तो चुनाव रद्द हो जाता है और मुकदमा भी उस पर चल जाता है। तो आपके सांसद शपथ में स्वयं सेवक लिख रहे हैं और आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई तालमेल नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं। तो क्या है कि इतना बड़ा झूठ हजम नहीं होगा भाई। थोड़ी बहुत कहीं छिपी छिपाई बात आप ये स्वीकार कीजिए कि संघ के प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री बन के जाते हैं कि नहीं जाते? या आपको पता, क्या आपने ऐसा क्या कर रखा है कि साहब राजनीतिक दलों में भेजते हैं, वापस बुला लेते हैं? नहीं, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, शरद जी अपनी बात को खत्म करो। आपने कहा राष्ट्र प्रथम, क्या राष्ट्र प्रथम है तो राष्ट्र ध्वज भी प्रथम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 52 साल तक आपने तिरंगे को अपना झंडा नहीं माना। विषय अलग हो जाएगा। नहीं, मैं बता रहा हूं भाई, देखिए विषय अलग है, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये विषय नहीं है कि आप इसको कैसे, आपने कहा कि राष्ट्र प्रथम सिर्फ आपके लिए नहीं है, हर राजनीतिक दल के लिए राष्ट्र प्रथम है। और जो राजनीतिक दल राष्ट्र प्रथम नहीं मानता उसके साथ आप सरकार बना लेते हैं,
और आप कहते हैं राष्ट्र प्रथम। तो ये सारी चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा घना रिश्ता है। और नहीं तो बहुत सारे सवाल मेरे पास और हैं, आप चाहे तो मैं और पूछ सकता हूं। अभी राम मंदिर के लिए एक अलग ध्वज प्रयास किया गया, विश्लेषण किया गया कि उस समय अयोध्या का ध्वज कैसा होता था, कौन सा वो पुराना प्राचीन वृक्ष था जिसके पत्तों से मिलता जुलता अयोध्या राजवंश का वो झंडा होता था। अब इस पर आप ये डिबेट खड़ी कर सकते हैं कि मंदिर में भी लगाइए साहब तिरंगा, ध्वज तो एक ही होना चाहिए जब नेशन फर्स्ट है। तो ये थोड़ा बहस का सिरा भिन्न है। ऐसा नहीं है कि संघ ने कभी, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ संघ को, कि संघ ने ये कहा हो कि नहीं साहब तिरंगा हमारा मान बिंदु इस मायने में नहीं, हमारे कार्यालय में शरद जी ध्वज, जहां तक मेरी जानकारी है दोनों ध्वज लगते रहे। समझ गया जी। दो लोगों ने तिरंगा फहराने का प्रयास किया था, आपने कोई वो पाकिस्तान का झंडा तो आप क्या फहरा नहीं रहे थे। राष्ट्र दिवस के दिन निश्चित तौर पर एक परंपरा हमारी, अगर उन्होंने ये लगाने का प्रयास किया तो आपने उसको जेल में विषय से थोड़ा हट जाएंगे हम। आशीष जी, एक तो सवाल इन्होंने खड़ा करने की कोशिश की है, 2-3 सवाल कि प्रचारक क्यों जाते हैं, क्या बीजेपी मांगती है थोड़ा स्पष्टीकरण? आप चूंकि इस राजनीतिक दल के आप एक सक्षम प्रतिनिधि हैं तो थोड़ा इसको स्पष्ट करिए। और बाकी जो उन्होंने कुछ प्रश्न खड़े किए हैं आप अगर समझें तो संक्षेप में तिरंगे पर भी कोई टिप्पणी आप चाहें तो उस पर भी कर सकते हैं। जी दीपक जी ने विस्तार से सब कुछ बताया है संघ के विषय में। एक राष्ट्र, एक प्रार्थना, एक ध्वज और एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए, सनातन के गौरव के लिए 1925 से संघ के हजारों लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इस भारत माता के यशोगान को गाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए जैसा कि सबको पता है, राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है, हमारी प्राचीन गौरवमयी संस्कृति है और इसके दम पर भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना, यह हर स्वयंसेवक के मन का दृढ़ विश्वास है। अच्छा विद्यालय होता है, हजारों लाखों छात्र वहां से पढ़कर समाज के विविध क्षेत्रों में जाते हैं, वो उनकी रुचि होती है। और कई बार जिन संस्थानों को आवश्यकता होती है वो उन विद्यार्थियों को अपने यहाँ लेकर भी जाते हैं। तो संघ एक तरह की पाठशाला है जहां से अच्छे राष्ट्र धर्म की पर आगे बढ़ने वाले स्वयंसेवक तैयार होते हैं। और इन स्वयंसेवकों की समाज के, राजनीति के, अन्य देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता रहती है। स्वयंसेवक जिसके लिए भारत माता सब कुछ है, जिसको हिंदू धर्म की भगवा पताका को पूरी दुनिया में लहराना है, और वो जब समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाता है और देश हित के कार्य करता है तो कहीं ना कहीं संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में वो अपनी उस मातृ संस्था को भी दुनिया में स्थापित करता है जिसमें वो जुड़ा हुआ है। और रही बात तिरंगा, तो भारत के जितने भी मान बिंदु हैं, जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, वो सब संघ के लिए श्रद्धा के केंद्र है। और संघ ने कभी ना तो तिरंगे का विरोध किया, ना किसी चीज का विरोध किया। और रही बात हमारे स्वयंसेवक, जबकि परम पूज्य जी ने और इससे पहले भी जितने हमारे परम पूज्य रहे हैं, सरसंघ चालक जी, उन्होंने समय समय पर समाज को बताया ही है कि संघ के स्वयंसेवक किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों में भी जा सकते हैं। संघ की तरफ से कोई पाबंदी नहीं रहती कभी कि आप संघ के स्वयंसेवक हो तो यहाँ नहीं जा सकते। ये उसकी रुचि के ऊपर है। और देश को जब जब आवश्यकता लगती है तब तब संघ अपने प्रचारकों को देश सेवा के लिए देता है। लेकिन दीपक जी, एक और जो बड़ा अहम प्रश्न है, मुझे याद है कि बाबूलाल गौर साहब का मैंने इंटरव्यू हमने किया था बंसल न्यूज़ ने। उन्होंने कहा कि गुरु गोलवलकर जी थे जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को दुर्गा कहा, और बड़ा वो रोमांचक उन्होंने बयान किया, क्योंकि अटल जी ने ये बात खुद बाबूलाल गौर जी को बताई थी कि आप जाइए, और मुक्ति वाहिनी संघर्ष के दौरान उन्होंने कहा संघ प्रमुख से हमारे लिए समर्थन की बात कीजिए। तो अटल जी विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के विमान से वहाँ गए, ये अटल जी ने हमें बताया। और ग्वालियर में मुख्यमंत्री रहते उस समय, ये अटल जी ने उन्हें कहा। तो वो स्पेशल विमान से उनको भेजा गया, वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा ये मैंने नहीं कहा, ये मेरे नाम से जुड़ गया है कि इंदिरा जी को दुर्गा मैंने कहा, ये संघ प्रमुख का कहना था, वो दुर्गा का काम कर रही। ये बताता है कि संघ की दृष्टि कहीं ना कहीं एक निरपेक्षता की तरफ है। संविधान के 4 सिद्धांतों का जिक्र किया संघ प्रमुख जी ने एक दिन पहले, तो ये चीज़ें बताती है। और उन्होंने ये जोर देकर कहा कि जो उसका फेडरल स्ट्रक्चर के बिंदु हैं वो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं और उनको आगे बढ़ाना है। संघ ने जो एक अपनी
जीवन यात्रा में जो एक महत्वपूर्ण चीज करी है कि संघ व्यक्ति निर्माण करेगा, संघ शाखा लगाएगा और संघ जो है चरित्र निर्माण करेगा, जी, स्वयंसेवक बनाएगा। स्वयंसेवक जहां जहां चाहे वो जाने के लिए स्वतंत्र जाता है। तो इसलिए वो अभी आपने बताया कि वो अटल जी के उसमें लिखा है, मैं थोड़ा उस पर ध्यान चाहूंगा, मतलब विद इन द पेरिफेरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ऑब्वियसली ये तो हो गई, ये महत्वपूर्ण उन्होंने क्या है, हमारा काम जन प्रबोधन भी है, समाज का प्रबोधन करना है, उसको भी जागरण करना है। तो हमारे जो नागरिक कर्तव्य हैं उनके प्रति भी हमको रखना है। और ये संघ ने शताब्दी वर्ष में आपसे पंच परिवर्तन का समाज से आह्वान किया है, और उन पंच परिवर्तनों में मुझे कहीं भी उसमें राजनीति की गंध नहीं आती। वो कुटुंब प्रबोधन की बात कर रहे हैं, वो उसमें पर्यावरण की बात कर रहे हैं, और वो कहाँ कह रहे हैं कि घर में करो, इंडिविजुअल से शुरू करो। आपको अपनी पूरी नई पीढ़ी को बताना है। स्व का भाव जब तक नहीं होगा, आपको अपने देश के प्रति गर्व का भाव नहीं होगा, स्व का भाव नहीं होगा, तो आप नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार नागरिक कर्तव्य जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं, उनके प्रति कर्तव्यों के रूप में हमको करना है। भारत कभी भी राइट्स की सोसाइटी नहीं रही, अधिकारों की सोसाइटी कभी भी नहीं थी, भारत दायित्वों की थी। सबका प्रति, अपना प्रति, देश के प्रति दायित्व, परिवार के प्रति दायित्व, माता के प्रति दायित्व, तो दायित्ववान बनना, ये भारत की एक मूल भावना है। और इससे वो प्रबोधन की बात करते हैं। ये वक्त कम है, नहीं तो ये विषय बड़ा व्यापक है और बहुत बिंदुओं का से ये भी बात हुई जितेंद्र जी की देश सशक्त बने। संघ से आपकी असहमति कहाँ है? क्या वो प्रचारक न भेजे बीजेपी में, बीजेपी मांगे तब भी न भेजे, इसको आप स्पष्ट करें, या फिर उस सशक्त राष्ट्र की जो वो बात कर रहा है, कॉम्पिटेंट नागरिक होने की बात कर रहा है, वो ना करे? संघ से विरोध क्या है आपका? देखिए, संघ से बिल्कुल विरोध नहीं है हमारा। हमारा विरोध यहां खड़ा होता है जब आप संघ के अंदर हो, राजनीति संघ के अंदर है, राजनीतिक दलों में संघ के लोग बैठे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हमारा राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। ये जो दुर्भाव जो होता है, या दुपक्षी बात जो होती, आप स्वीकार कीजिए। संघ से अभी तक मैं कम से कम 40 लोगों के बयान लाया हूं। आरएसएस बीजेपी की आत्मा है, अडवाणी ने खुलकर स्वीकार किया, यह गर्व का विषय एक चीज नहीं है। तो आप इस बात को स्वीकार करने में आज पीछे क्यों हो रहे हैं? मुझे सिर्फ इतनी तकलीफ हो रही है। क्या आपने कहा सशक्त राष्ट्र बने, कौन सा राजनीतिक दल, और खासतौर से कांग्रेस, जिसने सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में कितनी कुर्बानियां दी हैं? आप कह रहे हैं कि सशक्त राष्ट्र, हर व्यक्ति इस देश का जो भी देश प्रेम करता होगा वो सशक्त राष्ट्र के निर्माण की बात करेगा। खाली आप नहीं करते कि साहब हम तो सशक्त राष्ट्र के, और दूसरा क्या कमजोर राष्ट्र बनाने की बात करता है। हमारी तकलीफ वहां हो जाती है कि आप कह रहे हैं देश आत्मनिर्भर हो गया। वक्त कम है, संक्षेप बता रहा हूं, आत्मनिर्भर हो गया, इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की जरूरत पड़ रही है, तो आपका दावा झूठा है। आपके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी होगा, लेकिन यह दावा झूठा है और आंकड़ा किताबी है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, इस तरह की बहस आपने इसको शुरू किया कि साहब हमारा कोई लेना देना नहीं। कल तक आप अपने आप को उसकी आत्मा बता रहे थे, आज आप नकार रहे। तो कहीं ना कहीं संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मतभेद जो है, मुझे लगता है उभर के सामने आ रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि एक कोच भारत की टीम को भी प्रशिक्षण देता है, और वक्त पड़ने पर वो ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका का भी कोच हो जाता है। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ शरद जी, नहीं तो संघ ये दावा भी कर रहा है। दीपक जी, आपने कहा अभी, आप ये स्वीकार, कांग्रेस अगर जाएगी तो मना नहीं है। आप ये स्वीकार कीजिए कि संघ राजनीतिक दलों में अपने लोगों को भेजता है, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। मना किया दीपक जी, आपने मना किया? मैंने बारह करने का प्रश्न नहीं उठता। अरे जीवन के राष्ट्र जीवन का कोई भी क्षेत्र जहाँ स्वयंसेवक हैं, नहीं देखिए, आप कृषि में किसान संघ है, विद्यार्थियों में है, खेल में गवर्न कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के आशीष जी एक क्विक कमेंट। आशीष जी जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, आज वो उद्देश्य प्राप्त करने में संघ सफल हुआ है। कौन से उद्देश्य? हिंदुत्व राष्ट्र, हिंदुत्वनिष्ठ देश को मजबूत बनाने का उद्देश्य था कि नहीं था? सर्वधर्म संभाव, जब राष्ट्र को जरूरत पड़ी थी, हजारों, जब भी एक संगठन बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रधानमंत्री जिसने अपने कुर्बान किए हैं, कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि वो राष्ट्र भक्त नहीं, आप राष्ट्र रहा। संघ पर कई बार प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन संघ का कार्य रुका नहीं। सर्वस्पर्शी यदि कोई संगठन है जिसने समाज के हर पहलू को छुआ है, समाज के हर हिस्सों को छुआ है, तो आशीष जी मैं भी आपकी बात मान रहा हूं, और हम सबको कहिए कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले जुले हैं, इसको स्वीकार तो कीजिए। चलिए, लेकिन इसको इस तरह से देखना होगा, आजादी के बाद विचारधारा के लिए जो भी काम करेगा,
जी। संघ उसका समर्थन करेगा। आजादी आप के करिए बाद तो आपका भी समर्थन करेगा। आशीष जी, वक्त अब छोटा है, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं बचा है, थोड़ा एक्सीड ही कर रहा हूं मैं। आज़ादी समीक्षकों का मानना है कि आज़ादी के बाद जिस तरह एक खूनी विभाजन हमने देखा, उसके बाद एक नारा शायद लोगों के गले उतरा, और वो ये नारा था कि साहब सेक्युलर होकर चलिए। और ये लड़ाई, ये फसाद, ये तमाम चीज़ें, उसको जोड़कर कांग्रेस चली, और वो विचार भी शायद देश में चलता रहा, क्योंकि एक राजनीतिक दल के नाते कांग्रेस को समर्थन मिलता रहा। संघ और बीजेपी, इसके पहले बीजेपी जनसंघ, ये मिलकर एक हिंदुत्व की व्यापक सोच की बात करते रहे और उसे लेकर आगे बढ़ते रहे। आप सहमत असहमत हो सकते हैं एक लोकतंत्र में। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वो विचार सबके लिए स्पष्ट है, और अब उस विचार को उत्तर मध्य भारत की एक विशाल पट्टी सहमत है उस विचार से, और वो समर्थन देती है भारतीय जनता पार्टी को या संघ को उसकी सोच और दृष्टि के लिए। ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये समय 2025 और आगे का हमें संकीर्ण राजनीतिक विचारों से ऊपर उठकर कम से कम उन संगठनों को देखना चाहिए करीब से जाकर, वो किसी भी दल के हों जो अराजनीतिक स्वरूप रखते हैं। मैं तो कहता हूं सेवा दल को भी देखिए, आप करीब से देखिए कि जिसका उद्भव, दीपक जी, मेरे ख्याल से संघ के साथ ही शुरू हुआ 1925 में, और वहां से शुरुआत होकर, तो ये संगठन अगर मजबूत होंगे तो राजनीतिक दल मजबूत होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मेंटर की भूमिका प्ले करते हैं। ये बताते हैं यहां तुम उतर रहे हो पटरी से, पीछे आओ, बैक गियर डालो गाड़ी का, नहीं ये ठीक नहीं है। नैतिक प्रतिमानों की उज्ज्वलता, पवित्रता बहुत आवश्यक है। क्या ये बहस है राजनीतिक दलों में? ये बड़ा सवाल है, ये आप सोचिए। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, और आगे